है वो चैप्टर आपका 7 होगा, साइंस जो एनसीईआरटी की है, ठीक है। और चैप्टर का जो नाम है वो है आपका गति और दूरियों का मापन है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं डिटेल में कि क्या लिखा हुआ है। आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कर दीजिए, ठीक है। इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। चलिए अगला देखते हैं कि पॉइंट क्या बोल रहा है इसमें। पहली जो है वो बूझों की कक्षा में सभी जो है बच्चों के बीच ग्रीष्म अवकाश में भ्रमण किए गए स्थानों के बारे में चर्चा हो रही थी, ठीक है। यानी जो क्लास में बच्चे आए तो क्या हुआ कि जो समर सीज़न हुआ था तो उसमें छुट्टी जो हुई थी तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। एक बच्चा जो है अपने पैतृक गांव अपने पहले बैलगाड़ी फिर बस और अंत में क्या हुआ था कि बैलगाड़ी का उपयोग करके वो गया, ठीक है। उसके बाद एक विद्यार्थी ने वायुयान से यात्रा की, ठीक है। और सारे बच्चे अलग अलग गाड़ियों से यात्रा कर रहे थे, कोई हवाई जहाज़ तो कोई बस वगैरह से और कोई बैलगाड़ी से भी कर रहा है। एक अन्य विद्यार्थी ने अवकाश के अनेक दिन अपने चाचा जी की नाव में सैर करके और मछली पकड़ने में व्यतीत किया, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो क्या बोल रहा है तो कह रहा है कि इसके अतिरिक्त इसके बाद अध्यापक ने विद्यार्थियों से समाचार पत्रों के उन लेखों को पढ़ने के लिए कहा जिनमें उन छोटे पहियों वाले वाहनों के बारे में वर्णन है। यानी आपको पहियों के बारे में जो है वो डिटेल से बात किया गया है, ठीक है। जो मंगल ग्रह की धरती पर चले थे और जो है वो प्रयोग भी किए, ठीक है। यानी जो मंगल ग्रह पे जो गया था पहिया उसी के बारे में बात किया जा रहा है और वहाँ पे चला भी था, लैंड भी किया था, ठीक है। इस वाहनों को मंगल तक ले जाने का कार्य जो है अंतरिक्ष यान द्वारा किया गया था, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है तो कह रहा है क्या कि इसी बीच पहेली जो है प्राचीन भारत के बारे में कहानियाँ जो है पढ़ती रहती है तथा अब जो है वह जानना चाहते हैं कि प्राचीन काल में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान यात्रा कैसे करते थे, ठीक है। चलते देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है तो यातायात की कहानियों की बात की जा रही है कि प्राचीन काल में क्या होता था कि लोगों के पास यातायात का कोई साधन नहीं होता था, वे पैदल चलते थे, अपना सामान अपने पीठ पर लाद कर ले जाते थे। बाद में मानव यातायात के लिए पशुओं का प्रयोग किए जाने लगा, ठीक है। पहले तो लोग अपने बॉडी पे ही ले जाते थे, बाद में बैलगाड़ी वगैरह आया तो इस तरह से ढोने का काम करने लगे। प्राचीन काल में क्या हुआ कि जल मार्गों में आने जाने के लिए नावों का उपयोग किया जाता था। आराम में जो है वो लकड़ी के लट्ठों से क्या किया जाता था जिनमें खोखली गुहिकाएँ बनाई जाती थी। नावें बना करके मतलब कच्चा नाव टाइप का बना करके वो जाते थे एक जगह से दूसरी जगह पे। बाद में क्या होता है लोगों ने लकड़ी के विभिन्न टुकड़ों को आपस में जोड़कर नाव की आकृति बनाए और नाव जल में रहने वाले जीवों की आकृति के ही समान था, ठीक है। हमने चैप्टर 5 और 6 में पढ़ा है कि मछली जो है वो धारा रेखीय आकृति से संबंधित चर्चा को याद कीजिए जो बोला जा रहा है, ठीक है। उसके अलावा जो बोल रहा है क्या कि पहियों के आविष्कार ने यातायात की प्रणाली में अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। पिछले हजारों वर्षों में पहियों के डिजाइन में सुधार किए गए हैं। पहियों पर चलने वाले गाड़ियों को खींचने के लिए पशुओं का उपयोग किया जाता है। उसके अलावा बोला जा रहा है कि 19वीं सदी में क्या हुआ, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन के लिए पशुओं, नावों एवं जहाज़ों पर निर्भर रहते, ठीक है। वाष्प इंजन के आविष्कार से पहियों परिवहन के नए साधनों का विकास हुआ। वाष्प इंजन से चालित सवारी जो है गाड़ियों व मालगाड़ियों के डिब्बों के लिए जो है वो क्या करते हैं रेलगाड़ी की पटरियों का, ये देखिए आप जो है वो विभिन्न माध्यम है हम लोगों का ट्रांसपोर्ट का। पानी वाला जहाज है, बैलगाड़ी है, बसें हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे रेलगाड़ी को भी आप देख सकते हैं निर्माण किया गया। और बाद में क्या हुआ कि इसके बाद जो है मोटर कार आया, ट्रक आया और बस जैसे स्वचालित वाहन आए। जल पर परिवहन के साधन के रूप में मोटर से चलने वाली नाव और जहाज़ों के उपयोग होने लगा। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ के वर्षों में क्या हुआ कि वायुयान का विकास हुआ जिनमें क्या बाद में सुधार किए गए और इन्हें यात्री या सामान ले जाने योग्य बनाया गया, ठीक है।
विद्युत रेलगाड़ी जो है वो एकल रेल, एक पटरी रेल जिसको बोलते हैं, पराध्वनिक यानी सुपरसोनिक जिसको बोलते हैं, वायुयान चलती है, और अंतरिक्ष यान 20वीं शताब्दी के कुछ योगदान है। यानी ये सब जो है वो 20वीं शताब्दी में ही स्टार्ट किए गए थे। उसी तरह से देखिए क्या हो रहा है कि आपका इन प्राचीनतम से आधुनिक परिवहन के साधनों के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी पुराना टाइम में क्या था, अभी क्या चल रहा है। तो ठीक है, ये देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि यह डेस्क कितना चौड़ा है। यहाँ पे देखते हैं लोग यह कैसे पता लगाते हैं कि कितनी दूर चले। ठीक है, आप यह कैसे पता लगाएंगे कि आप अपने स्कूल तक की दूरी पैदल चलकर तय कर सकते हैं, अथवा स्कूल चलने के लिए आपको बस अथवा रिक्शे की आवश्यकता होगी। ठीक है, जब आपको कुछ खरीदना होता है तब क्या आपके लिए बाजार तक पैदल जाना संभव होता है? आप इन प्रश्नों के उत्तर कैसे जानेंगे? ठीक है, कोई स्थान कितना दूर है, ठीक है, यह प्रायः जानना महत्वपूर्ण होता है ताकि हम यह अनुमान लगा सके कि वहाँ पहुँचने के लिए हम कैसे जाएंगे। ठीक है, पैदल चलकर, बस से, रेलगाड़ी से, और पानी के जहाज़ से, वायुयान से, या कोई अंतरिक्ष यान लेना होगा। ठीक है, अगला देखिए क्या बोल रहा है। तो कभी कभी जो है ऐसी वस्तुएं भी होती है जिनकी लंबाई अथवा चौड़ाई जानने की हमें आवश्यकता होती है। ठीक है, उसके अलावा बोल रहा है कि बूझो और जो पहेली है वो कक्षा के कमरे में बड़े बड़े डेस्क है। ठीक है, वो जो दो बच्चे हैं उनके कमरे में क्या है, कक्षा के कमरे में बड़े बड़े डेस्क है। दो विद्यार्थी बैठते हैं, एक पे दो स्टूडेंट बैठ सकते हैं। ठीक है, परंतु बहुधा उनमें से इस बात को लेकर झगड़ा होता रहता है कि उसका दूसरा साथी डेस्क के अधिक भाग का उपयोग कर रहा है। ठीक है, यानी मतलब ये क्लास में तो बच्चे करते ही हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ से बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि अध्यापक के सुझाव पर डेस्क की लंबाई मापने का निश्चय किया। ठीक है, और बाद में जब लड़ाई हुआ तो टीचर ने बोला रुको, हम मेजर कर देते हैं, हाफ हाफ तुम लोग ले लेना। डेस्क के ठीक मध्य में एक चिन्ह बनाया गया और डेस्क को दो बराबर भागों में बांटने के लिए एक रेखा खींच दी गई। ये दोनों ही अपने मित्रों के साथ गिल्ली डंडा खेलने के शौकीन, और बूझो तो सदैव ही अपने पास गिल्ली और डंडा रखता है। ठीक है, ये बच्चे जो आप देखते हैं। उसके अलावा देखिए यहाँ पे क्या किया जा रहा है, तो गिल्ली डंडे अथवा डंडे से, गिल्ली और डंडे से डेस्क की लंबाई खींची जा रही है। जो लंबी वाली होती है ना, तो उसी से बीच में डाल करके खींच दिया गया। ठीक है, उन्होंने गिल्ली और डंडे का प्रयोग करके डेस्क की लंबाई मापने का प्रयास किया। ये बच्चों के लिए है। अगला देखिए क्या है कि ऐसा लगता है कि डेस्क की लंबाई दो डंडों की लंबाई और दो गिल्लियों के लंबाई के बराबर है। ठीक है, योग के बराबर है। डेस्क के मध्य में रेखा खींचने पर दोनों प्रश्न दिखाई देते हैं। दोनों जो है वो प्रश्न मतलब हैप्पी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, प्रसन्न दिखाई देते हैं, क्योंकि दोनों का आधा आधा डेस्क मिल गया। ठीक है, अब लड़ाई की बात ही नहीं था। इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें डेस्क का आधा लंबाई डंडे और गिल्ली के बराबर है। ठीक है, और आपका जो कुछ दिन के बाद खींची गई रेखा मिट जाती है, बूझो का पुराने गिल्ली डंडा खो गया, अब इसके पास गिल्ली डंडा का नया सेट है। अब देखिए वे गिल्ली डंडे के नए सेट का उपयोग करके डेस्क की लंबाई किस प्रकार मापते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है बच्चे वो माप रहे हैं। ठीक है, ये गिल्ली है और ये डंडा है। ठीक है, ये देखिए ये मेजरमेंट का है, ये स्पेशली उतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। देखिए ये भी नहीं। देखिए इसके अलावा देखिए वह एक कार्य कर सकता है, एक छोटी डोरी ले और दो चिन्ह लगाए। यह डोरी की एक लंबाई होगी, वे डेस्क की चौड़ाई जो होगी डोरी की लंबाई के पदों में माप सकते हैं। ठीक है, ये जो है मतलब आप पिक्चर से आप देख सकते हैं किस तरह से माप सकते हैं। वे इस डोरी का उपयोग डोरी की लंबाई से कम दूरी को मापने में किस प्रकार कर सकते हैं। वे डोरी को मोड़कर डोरी की लंबाई आधा यानी हाफ, एक चौथाई यानी 1/4 तथा एक आठवां भाग यानी 1/8 कर सकता है। ठीक है, अब संभवतः पहली तथा बूझो डेस्क की यथार्थ लंबाई इस डोरी की सहायता से माप सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या बोला जा रहा है। आप यह भी कह सकते हैं कि इन्हें अपनी ज्यामितीय
बॉक्स के पैमाने के उपयोग करके अपनी समस्या हल करनी चाहिए। हाँ, वास्तव में ऐसा किया जा सकता है। बूझो ने यह पढ़ा कि जब ऐसे मानक पैमाने नहीं थे तब दूरियां कैसी मापते थे, ठीक है। वह स्वयं भी भिन्न ढंगों से दूरियां मापने का प्रयास कर चुका था। जब मापक ही नहीं रहेंगे तो अलग अलग तरह से वो डोरी से या अलग अलग तरह से वो मापन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो कह रहा है कि ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब हमें लंबाई अथवा दूरियों को मापने की आवश्यकता होती है। जैसे देखिए, अपना हाइट ही नापना है, कोई कपड़े की लंबाई नापनी है, ठीक है, या फिर चादर वगैरह का लंबाई नापना है, चौड़ाई। तो ऐसे करते हैं दर्जी जो है कपड़े की लंबाई यह जानने के लिए मापता है कि वह कपड़ा कुर्ता सीने के लिए पर्याप्त है अथवा कम है, ठीक है, नहीं है। बड़े किसी अलमारी की लंबाई और चौड़ाई इसलिए मापता है ताकि वह यह जान सके कि इस अलमारी के दरवाजे को बनाने के लिए कितनी लकड़ी की आवश्यकता होगी। किसी किसान को अपने खेत की लंबाई और चौड़ाई अथवा उसके क्षेत्रफल जानने की इसलिए आवश्यकता होती है ताकि वह यह जान जाए कि वह अपने खेत में कितने बीज बो सकता है तथा उसे अपनी फसलों के लिए कितने जल की आवश्यकता होगी। उसके अलावा देखिए, यदि आप से पूछा जाए कि आपकी लंबाई कितनी है, तब आप एक ऐसी सरल रेखा की लंबाई बताएंगे जो आपके सिर से आपके पैर की एड़ी तक की रेखीय लंबाई के बराबर है। यह कमरा कितना लंबा है, यह डेस्क कितना चौड़ा है, दिल्ली लखनऊ से कितना दूर है, पृथ्वी से चंद्रमा कितनी दूर है, ठीक है। ठीक है, इसी तरह से देखिए, इन सभी प्रश्नों में एक बात समान है, ये सभी दो स्थानों के बीच की दूरी से संबंधित है। दो स्थान मेज या दो किनारों की तरह पास पास हो सकते हैं। इसके विपरीत दो स्थान यानी जम्मू और कश्मीर की तरह एक दूसरे से बहुत दूर भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है। तो आइए अब हम कुछ मापन यह जानने के लिए करते हैं कि जब हम दूरियां अथवा लंबाइयाँ मापते हैं तो हमें यह सही रूप में क्या करना आवश्यक होता है, ठीक है। कुछ मापन की यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। आप इस क्रियाकलाप को समूह में एक एक करके कीजिए। अपने पैर की लंबाई को एक मात्रक मानकर अपनी कक्षा के कमरे की लंबाई और चौड़ाई मापिए, ठीक है। उसी तरह इन्हें मापते समय यह संभव है कि आपको यह पता चले कि कुछ भाग मापने से बच गया है तथा यह भाग आपके पैरों की लंबाई से छोटा है, ठीक है। पहले ही एक की भांति अपने पैर के भाग की लंबाई मापने के लिए किसी डोरी का उपयोग कीजिए, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए आपका जो है वो एक्टिविटी करने के लिए दिया हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं, ठीक है। आप इतने का भी कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें क्या करना है। तो यहाँ पे क्या बोला है, तो समूह में कार्य करने की बोला जा रहा है, यानी आप क्या कीजिए कि आप में प्रत्येक अपने बालिस्त को जो मानक मान करके अपनी कक्षा के कमरे में, यानी आप जो है वो हैंड का भी सहारा लेकर के माप सकते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए, ठीक है। इसके अलावा जो है ये देखिए यहाँ पे जो बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि मापन के लिए यहाँ भी आप यह पाते हैं कि आपको अपनी एक बालिश के बराबर लंबी डोरी, इस डोरी की लंबाई के अंश भागों की आवश्यकता होती है, ठीक है। उसके अलावा देखिए हम देखते हैं कि मापन का अर्थ जो है किसी अज्ञात राशि की उसी प्रकार की कुछ ज्ञात राशि से तुलना करना है, ठीक है। इस ज्ञात निश्चित राशि को मात्रक कहते हैं, ठीक है। ये जो राशि है निश्चित राशि को मात्रक कहते हैं। किसी माप के परिणाम को दो भागों में व्यक्त किया जाता है। एक भाग जो तय संख्या है, दूसरा भाग ली गई माप का मात्रक होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये आप देख चुके हैं। अगला देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि उदाहरण के लिए क्रियाकलाप एक में यह कक्षा के कमरे की लंबाई आपके 12 पैर की लंबाई के बराबर है। तो 12 एक संख्या तथा पैर की लंबाई एक मात्रक है जिसे मापन के लिए चुना गया है। उसके अलावा क्या है कि 7.1 7.2 में देखिए कि क्या है, क्या प्रत्येक पैर द्वारा मापी गई कमरे की लंबाई की ये
सभी माप बराबर है क्या? सभी के द्वारा अपनी अपनी बालिस्तों से मापी गई मेज की चौड़ाई की माप बराबर है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए सबकी हाथें छोटी बड़ी हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा शायद ये परिणाम भिन्न भिन्न हो सकता है, क्योंकि बालिस्त लंबाई में आपके मित्रों की बालिस्तों से भिन्न हो सकती है, ठीक है। यानी मेरा और आपके बालिस्तों का हाथ जो है वो अलग हो सकता है। इसी प्रकार सभी विद्यार्थियों के लिए पैरों की लंबाई भी अंतर हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि इसीलिए जब आप अपने बालिस्तों या पैरों की लंबाई को मात्रक की भांति प्रयोग करेंगे तो माप की किन्हीं अन्य व्यक्तियों को बताते हैं, ठीक है। तो यह नहीं समझ पाता कि यह लंबाई वास्तव में कितनी है, ठीक है, क्योंकि वास्तविक लंबाई जानने के लिए बालिस्तों और पैरों की लंबाई जानना आवश्यक है, ठीक है। देखिए सही तरह से मेजरमेंट नहीं हो पाता है, कहने का मतलब यही है। हमें मापन के कुछ ऐसे मात्रकों की आवश्यकता है जो सभी व्यक्तियों के लिए समान हो, ठीक है। मापन के मात्रक की बात की जा रही है, ठीक है। देखिए यहाँ क्या बोला जा रहा है, तो प्राचीन समय में पैर की लंबाई, अंगुली की चौड़ाई तथा एवं एक कदम की दूरी, इन सभी मात्रकों का मात्रक के रूप में समान उपयोग होता था, ठीक है। इसके अलावा क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने अवश्य ही लंबाई के बहुत अच्छे मापन का उपयोग किया होगा, क्योंकि यह खुदाई से प्राप्त परिशुद्ध ज्यामितीय रचनाओं को देखने से प्रमाणित होता है, ठीक है। कोहनी से अंगुली के छोर तक की लंबाई, जिसे हाथ कहते हैं, लंबाई के मात्रा के रूप में प्राचीन मिस्र में उपयोग किया जाता था, जिसे संसार के अन्य भागों में भी मान्यता प्राप्त थी, ठीक है। उसके अलावा क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि संसार के विभिन्न भागों में लोग लंबाई के मात्रक के रूप में फुट का भी उपयोग करते थे। अलग अलग क्षेत्र में फुट की लंबाई थोड़ी भिन्न थी, ठीक है। लोग एक गज कपड़ा फैली बाँह के सिरे से जो है वो क्या करते हैं कि उंगली के पास से लेकर के मेज़र कर लेते थे आपका जो हमारा हाथ जहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। उसके अलावा जो है ठोड़ी तक मापते थे, ठीक है। क्या करते थे कि बाँह के सिरे से अपने ठोड़ी तक मापते थे। रोमवासी अपने पग यानी पैर अथवा कदमों के लंबाई मापते थे, यानी अलग अलग देशों में अलग अलग नापने का तरीका था, ठीक है। प्राचीन भारत में छोटी लंबाई को मापने के लिए अंगुल या मुट्ठी का उपयोग किया जाता था। आज भी जो भारत के कई शहरों में हम पुष्प विक्रेताओं को पुष्पहारों की बेचते समय अपनी भुजाओं का उपयोग लंबाई की मात्रा के रूप में करते हुए देख सकते हैं। सुविधानुसार शरीर के ऐसे बहुत से भागों का मात्रकों के रूप में उपयोग होता रहा है, तथापि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर की मापों में थोड़ी भिन्नता हो सकती है। शायद इसी कारण से मापन में उलझनें आई होंगी, ठीक है। 1790 में क्या हुआ कि फ्रांसीसी जो थे वो एक तरह से मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की। कौन? तो 1790 में फ्रांसीसी थे, ठीक है। और जिसका नाम क्या पड़ा, तो मीटरी पद्धति उसको दिया गया, मानक प्रणाली था जो मेजर करता था, ठीक है। उसके अलावा एक समानता के लिए समस्त संसार के वैज्ञानिकों ने मापन के मानक मात्रकों के एक सेट को स्वीकार कर लिया। आजकल जिस मात्रक प्रणाली का उपयोग हो रहा है उसे अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली यानी एसआई मात्रक कहते हैं। लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आपका मीटर होता है, ठीक है। ये देखिए हमारा स्केल होता है, तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो लंबा वाला स्केल होते हैं और ये छोटा वाला जो बच्चे स्कूल में यूज़ करते हैं, और ये जो होता है बड़ा वाला दर्जी लोग भी यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे जो देख लेते हैं, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि मीटर पैमाना दर्शाया गया है। और आपका ये देखिए इसमें क्या है, आपके ज्यामितीय बॉक्स का 15 सेंटीमीटर पैमाना भी दिखाया गया। 15 सेंटीमीटर यानी छोटा वाला जो है। इसी तरह से देखिए यहाँ क्या बोला कि यहाँ बोल रहा है, तो कह रहा है क्या, प्रत्येक मीटर को एम को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, जिसे सेंटीमीटर कहते हैं। एक सेंटीमीटर के 10 बराबर भाग होते हैं, जिन्हें मिलीमीटर कहते हैं। इस प्रकार 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर तो 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है।
अगला देखिए क्या है, लंबी दूरियों के मापन के लिए मीटर एक सुविधाजनक मात्रक होता है। इसके लिए हम एक बड़े मात्रक को परिभाषित करते हैं, इसे क्या करते हैं, किलोमीटर कहते हैं। 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, तो 1000 मीटर होता है। यहाँ देखिए यहाँ क्या बोला है कि अब हम अपने सभी मापन क्रियाकलापों को मापन मानक पैमाने का उपयोग करके दोहरा सकते हैं तथा लंबाइयों को ऐसा मात्रकों में माप सकते हैं। ऐसा करने से पहले हमें दूरियों और लंबाई मापने के लिए सही ढंग जानने की आवश्यकता है। अगला देखिए क्या बोल रहा है कि लंबाई की यथार्थ यानी परिशुद्ध माप की बात की जा रही है। अपने दैनिक जीवन में हम विविध प्रकार के मापक की युक्तियों के उपयोग करते हैं। लंबाई मापने के लिए हम मीटर पैमाने का उपयोग करते हैं, दर्जी मापक फीते का उपयोग करते हैं, जबकि कपड़े के व्यापारी जो है मीटर छड़ काम लाते हैं, ठीक है, जो लंबा सा होता है ना, स्टील वाला। उसी के अलावा देखिए किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए आपको किसी उपयुक्त युक्ति का चयन करना चाहिए। उदाहरण के लिए किसी वृक्ष का घेर अथवा अपने सीने यानी वक्ष की माप के लिए आप मीटर पैमाने का उपयोग नहीं कर सकते। ऐसी मापों के लिए मापक फीता अधिक सुविधाजनक होता है, ठीक है। अलग अलग माप के लिए अलग अलग चीज़ें की ज़रूरत होती है। छोटी लंबाई जैसे कि आप पेंसिल की लंबाई मापने के लिए आपको ज्यामितीय बॉक्स के 15 सेंटीमीटर पैमाने की आवश्यकता होगी, जो देख रहे हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए ये देख लीजिए, नाप रहा है। देखिए यहाँ क्या बोला है कि मापी जाने वाली लंबाई के अनुदिश पैमाना रखने के लिए सही और गलत विधि। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि लंबाई मापते समय हमें निम्नलिखित सावधानी बरतने की आवश्यकता है। पैमानों को वस्तुओं के संपर्क में इसकी लंबाई के अनुदेश रखिए। कुछ पैमानों के सिरे टूटे हो सकते हैं, आप इन पैमानों के शून्यांक स्पष्ट नहीं देख सकेंगे। ऐसे प्रकरणों में जो है वो आप देखिए, ऐसे प्रकरणों में पैमाने के शून्यांक से माप लेने से बचिए। आप पैमाने का कोई अन्य पूर्णांक जैसे 1.0 सेंटीमीटर काम में ला सकते हैं। अब आपको दूसरे सिरे के पाठ्यांक से इस पूर्णांक के पाठ्यांक को घटाना चाहिए, ठीक है। उदाहरण के लिए जो है आपका बोल रहा है क्या, में एक सिरे का पाठ्यांक 1.0 सेंटीमीटर तथा दूसरे पाठ्यांक का होता है 14.3 सेंटीमीटर होता है। अतः वस्तु की लंबाई यानी जो होती है आपका 14.3 सेंटीमीटर को माइनस करते हैं वैसे 1.0 सेंटीमीटर को, तो कितना होगा, तो 13.3 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अगला देखते हैं। यहाँ देखिए टूटे किनारे वाले पैमानों को रखने के लिए और सही तथा गलत विधि की बात की जा रही है, ठीक है। अगला देखिए, यानी आप जब मेजर करिएगा तो क्या कीजिएगा कि ये वाला को हटा दीजिएगा, आप 1 से मेजर कीजिएगा, ठीक है। 1 से कहाँ तक जाएगा, तो 14.2 या 3 होगा, ठीक है, 14.2 या 3 होगा। ऐसे करके आप देख सकते हैं। माप करने के लिए आँखों की सही स्थिति भी महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। आपकी आँखें जिस बिंदु को जानी है उसके ठीक सामने होनी चाहिए। स्थिति बी आँख की सही स्थिति है। ध्यान दीजिए कि बी से देखने पर पाठ्यांक 7.5 सेंटीमीटर है। स्थिति ए तथा सी से पाठ्यांक भिन्न हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ देख रहे पैमाने की पाठ्यांक की आँख की स्थिति हो रही है। अपने सहपाठी की ऊंचाई अपने बालिस्तों और भिन्न फिरे मीटे पैमानों का उपयोग करके मापिए। यहाँ पे किया जा रहा है। इसके लिए क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पे देख लीजिए, अलग अलग तरह के आपको ऊंचाई किससे मापी, उसके अलावा ऊंचाई बालिस्त में और आपका जो है वो सेंटीमीटर में ऊंचाई को मापा गया। उसी तरह से देखिए अपने सहपाठी को जो है दीवार के साथ पीठ रख कर के खड़ा होने के लिए कहिए। इसके सिर से ठीक ऊपर दीवार पर एक चिन्ह अंकित कीजिए। आप फर्श से दीवार पर बने इस चिन्ह तक की दूरी पहले अपने बालिस्त से और फिर मीटर पैमाने से मापिए। अन्य सभी जो है विद्यार्थी इसे इस लंबाई को इसी प्रकार मापने के लिए कहिए जो बोला जा रहा है। उसके अलावा विभिन्न विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त जो होते हैं परिणामों का ध्यान से
अध्ययन कीजिए। कॉलम 2 में परिणाम जो होते हैं एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं, क्योंकि विद्यार्थियों के बलिष्ठों की लंबाई एक दूसरे से भिन्न हो सकती है, ठीक है ना। ये देखिए, अब कॉलम 3 के परिणामों को देखिए, इस जिससे क्या होता है कि सभी मापें मानक पैमाने द्वारा ली गई है, ठीक है। ये परिणाम एक दूसरे से बहुत समीप हो सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा परंतु क्या ये एक दूसरे के ठीक ठाक बराबर है? यदि नहीं तो आपके विचार से ये अंतर क्यों है? आखिर सभी एक ही पैमाने का उपयोग कर सकते हैं, भिन्न भिन्न बालिस्तों का उपयोग तो कर नहीं रहे हैं। यह अंतर प्रेक्षण लेने में होने वाली जो त्रुटि छोटी त्रुटियों के कारण हो सकता है। मापन की इन त्रुटियों को जानने और व्यवहार में लाने के महत्व के बारे में उच्च कक्षाओं में सीखेंगे, ठीक है। किसी वक्र रेखा की लंबाई मापना, ठीक है। हम किसी वक्र रेखा की लंबाई सीधे ही मीटर पैमाने का उपयोग करके नहीं माप सकते। वक्र रेखा की लंबाई मापने के लिए हम धागे का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि यहाँ देखिए वक्र रेखा जो ए बी है तो की लंबाई मापने के लिए किसी धागे का उपयोग कीजिए। धागे के एक सिरे पर गांठ बांधिए। इस गांठ को बिंदु ए पर रखिए और यह धागे को अपनी अंगुली और अंगूठे वाले तना हुआ रखकर उसके छोटे भाग को क्या करना है कि रेखा के अनुदिश रखिए। इस बिंदु पर अपने एक हाथ से धागे को थामिए, अपने दूसरे हाथ से धागे के और थोड़े भाग को वक्र रेखा के अनुदिश फैलाइए। इस प्रक्रिया को दोहराते हुए वक्र रेखा के बिंदु बी तक पहुंचाइए। धागे का जो भाग बी पर है वहां एक चिन्ह अंकित कीजिए, ठीक है। अब इस धागे की मीटर पैमाने के अनुदिश फैलाइए। धागों के आरंभ में बंदी गांठ तथा इस पर बने अंतिम चिन्ह के बीच की लंबाई मापिए। यह माप वक्र रेखा ए बी की लंबाई है, ठीक है। ये देख रहे हैं, तो आपका जो है 2 तरह का लिया हुआ है और नाप करके और बी पॉइंट तक पहुंचाया गया है। धागे की सहायता से किसी वक्र रेखा की लंबाई मापना, ठीक है ना। हमने देखा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या हम दूरियों और लंबाई की यथार्थ माप ले रहे हैं, हमें बहुत सी सावधानियां बरतनी पड़ती है, ठीक है। छोटा ना हो जाए, बड़ा ना हो जाए, ठीक है। तो एकदम मतलब परफेक्ट साइज में आपको करना होगा। मापन के लिए कुछ मानक युक्तियाँ और मापन प्रणालियों को व्यक्त करने के लिए हमें कुछ मानक मात्रकों की आवश्यकता होती है, ठीक है। हमारे चारों ओर गतिशील वस्तुओं की बात की जा रही है। इन वस्तुओं के बारे में सोचिए, आपने हाल ही में क्या देखा है, ठीक है। आपकी जो है यहाँ पे देखा विराम हो गया और गतिशील, ठीक है। घर तो एक उड़ती चिड़िया है, मेज घड़ी में सेकंड की सुई है। उसके अलावा देखिए क्या है, चूँकि सूची में स्कूल का बस्ता, मच्छर, मेज, कुर्सियों पर बैठे व्यक्ति, इधर उधर जाते लोग आदि हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त तितलियाँ, कुत्ते, गाय, आपका हाथ, छोटा बच्चा, जल में मछली, घर, फैक्ट्री, पत्थर, घोड़ा, गेंद, बल्ला, चलती रेलगाड़ी, सिलाई मशीन, दीवार, घड़ियों की सुई भी हो सकती है, ठीक है। आप जितनी ही लंबी सूची बना सकते हैं बनाइए, मतलब जिसको भी आपको मेजर करना है, ठीक है। इनमें से कौन गतिशील है और कौन विराम है, आपको यह कैसे सुनिश्चित किया कि ऐसी वस्तु गति में अथवा विराम में है। यानी घड़ी देखिए, तो घड़ी जब चल रहा है तो वो क्या है कि गतिशील है। आपने यह देखा होगा कि चिड़िया कुछ समय के बाद पीछे पहले वाले स्थान पर दिखाई नहीं देती है, ठीक है, जबकि मेज उसी स्थान पर है, ठीक है। इस प्रकार देखिए कि इस आधार पर आपने यह सुनिश्चित किया कि कोई वस्तु क्या कर रहा है, गति में है अथवा विराम में है, ठीक है। चींटी की गति को ध्यान देखते हैं, ठीक है। आगे आइए यहाँ पे देखते हैं। कोई ऐसी स्थान चुनिए जहाँ चींटियाँ हो। इस स्थान पर निकट कागज की एक बड़ी सीट फैलाकर उस पर कुछ चीनी रख दीजिए। चींटियाँ इस चीनी की ओर आकर्षित होंगी तथा आप शीघ्र ही इस कागज की सीट पर बहुत सी चींटियों को रेंगते हुए देखेंगे। ऐसा होता भी है, चींटी वगैरह
चीनी वाले जगह पे आ जाती है, ठीक है। किसी एक चींटी के लिए जब वह कागज़ की शीट पर तुरंत रेंग चुकी हो, पेंसिल से उसके जो है स्थितियों के निकट जो है छोटे छोटे चिन्ह बना दीजिए। मान लीजिए कि ये पेपर है, ठीक है, तो पेपर है तो चींटी यहाँ चली यहाँ कर दीजिए, यहाँ चली यहाँ कर दीजिए, यहाँ चली यहाँ कर दीजिए, ऐसे करके आप बना दीजिए जैसे जैसे यह, ठीक है। देखिए आपका जो यहाँ पे मूवमेंट दिख रहा है ये, कि जहाँ जहाँ भी चींटियाँ चली हैं तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है चींटी की किसी चींटी की गति की बात की गई है। कागज़ पर रेंगती जाए, आप इसकी स्थिति पर चिन्ह अंकित करते जाइए। कुछ समय के बाद आप देखिए कि कागज़ की शीट को इधर उधर हिलाकर इस पर चीनी एवं चींटियाँ हटा दीजिए। उन विभिन्न बिंदुओं जिन्हें आपने कागज़ पर अंकित किया था को तीरों द्वारा जोड़कर चींटी की गति की दिशा दर्शाइए। वह हर बिंदु जिसे आपने अंकित किया है कुछ सेकंडों के बाद समय अंतराल में चींटी ने कहाँ कहाँ गति की हो को दर्शाता है, ठीक है। यानी मतलब चींटी ने कहाँ कहाँ घूमा है, ठीक है। गति किसी वस्तु की स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन जैसी दिखाई देती है। क्या आप ऐसा नहीं मानते? तो बिल्कुल मानते हैं, क्योंकि ये जो है वो जगह परिवर्तित करते रहती है। आपका बोला जा रहा है कि एक्टिविटी 5 है, तो इसमें क्या बोला जाए, क्रियाकलापों के समूह बनाते समय अपने घड़ी, सिलाई की मशीन अथवा बिजली का पंखा जैसी वस्तुओं को किस समूह में रखा था, ठीक है। क्या ये वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कर रही है या नहीं, ठीक है। क्या आप इनके किसी भाग में कोई गति देखते हैं? पंखे की पंखुड़ियाँ होती है अथवा जो घड़ी की सुइयाँ कैसे गति करती है, बिल्कुल आप देख सकते हैं। क्या आप इनकी गति चींटी अथवा रेलगाड़ी की गति जैसी है, ठीक है। तो आइए अब हम इन प्रकार की गतियाँ देखते हैं जो जिनसे हमें एक विभिन्न प्रकार की गतियों को समझने में सहायता मिलेगी, ठीक है। आगे देखते हैं गति के प्रकार है, ठीक है। आपने सीधी सड़क पर किसी वाहन की गति, किसी परेड में सिपाहियों के मार्च पास्ट की गति अथवा किसी गिरते पत्थर की गति का परीक्षण किया होगा। यह किस प्रकार की गति है, ठीक है। 100 मीटर के दौड़ प्रतियोगिता में धावक भी सरल रेखा के निर्देश दौड़ते हैं। क्या आप अपने चारों ओर देखकर इसी प्रकार के और अधिक उदाहरण सोच सकते हैं, ठीक है। ये देखिए आपका जो है वो आपका क्या बन रहा है, अलग अलग तरह के आप देख सकते हैं कि बैल है और ये जो है वो आपका घूम रही है। उसके अलावा जो ये गाड़ियाँ आप देख सकते हैं, ठीक है, एक ही लाइन पे घूम रही है। उसके अलावा आप जो है ये देख सकते हैं, फिर से आप देखिए इस तरह से रोटेट हो रहा है। उसके अलावा पंखी है, ठीक है। उसके अलावा देखिए जो सरल रेखीय गति के कुछ उदाहरण जो सैनिक लोग देख रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए क्या बोल रहा है कि इन सभी उदाहरणों में हम यह देख सकते हैं कि वस्तुएं सरल रेखा के अनुदिश गति कर रही है। इसी प्रकार की गति को सरल रेखीय गति कहते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए क्रियाकलाप 7 बोल रहा है कि एक पत्थर लीजिए, इससे यह धागा बांधिए तथा अपने हाथ से इसी तेजी से घुमाइए। पत्थर की गति को ध्यान से देखिए। हम देखते हैं कि पत्थर वृत्तीय जो है वो पथ के अनुदिश गति कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल। उसके अलावा देखिए यहाँ तो हमने देखिए वर्तुल गति के कुछ वस्तुएं आप जो देख रहे हैं, वर्तुल गति, ये सब जो है वो क्लॉक वगैरह भी आप देख सकते हैं। इस गति में पत्थर के की आपके हाथ से दूरी समान रहती है। इस गति में पत्थर की आपके गति से दूरी समान रहती है। इस प्रकार की गति को वर्तुल गति कहते हैं। बिजली के पंखे की पंखुड़ियाँ अंकित किसी चिन्ह की गति, किसी घड़ी के सेकंड की सुई की गति के वर्तुल गति के उदाहरण है, ठीक है। बिजली का पंखा अथवा घड़ी स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं कर रहे, परंतु पंखे की पंखुड़ियाँ घूर्णन करती है तथा ऐसा ही घड़ी की सुइयाँ भी करती है। यदि हम पंखे की पंखुड़ियाँ अथवा घड़ी की सुइयों पर कहीं भी किसी प्रकार का कोई चिन्ह अंकित कर दे तो घूर्णन करते समय भी पंखे अथवा घड़ी के केंद्र से इस चिन्ह की दूरी समान रहेगी, ठीक है। कुछ प्रकरणों में कोई वस्तु एक निश्चित
समय में आप देख सकते हैं ये पंखा भी आपका घूम रहा है, रोटेट कर रहा है। ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं, ये बच्चे जो है झूला झूल रहे हैं आगे पीछे ऐसे करके। यहाँ पर देखिए कुछ बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि अंतराल के बाद गति को दोहराता है, यानी देखिए आप ऐसे 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 करते तो ये फिर से दोहरा रहा है। आप जैसे झूला झूल रहा है तो ऐसे ऐसे आगे आइए फिर पीछे जाइए, ऐसे करके देख सकते हैं। अंतराल के बाद जो है देखेंगे कि अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराता है। इस प्रकार की गति को आवर्ती गति कहते हैं। डोरी से बंधा हुआ वह पत्थर लीजिए जिसे आपने क्रियाकलाप 7 में उपयोग किया था। अब डोरी को अपने हाथ में थामिए तथा पत्थर की डोरी से लटकने दीजिए। यह एक लोलक है। दूसरे हाथ से पत्थर को एक तरफ खींचिए और फिर स्वतंत्र गति करने के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, लोलक की यह गति आवर्ती गति का क्या है कि उदाहरण है। ठीक है, वृक्ष की शाखाएं का इधर उधर लहराना, झूला झूलते बच्चे की गति, सितार की डोरियों की गति, बजते समय ढोलों यानी तबलों की झिल्लियों की गति, ये सभी आवर्ती गति के उदाहरण हैं जिनमें वस्तुएं एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है। ठीक है, अगला देखिए क्या बोला जा रहा है कि क्या आपने क्रियाकलाप 5 के एक भाग के रूप में सिलाई की मशीन का परीक्षण किया था। आपने ध्यान दिया होगा कि सिलाई मशीन अपनी इसी अवस्थिति पर रहती है, इसलिए इसका पहिया वर्तुल गति में होता है। इसमें एक सुई भी होती है जो जब तक पहिया घूर्णन करता है तब तक निरंतर ऊपर नीचे गति करता है। बिल्कुल आप देखते हैं, क्या ऐसा नहीं है कि यहाँ सुई आवर्ती गति कर रही है। ठीक है, क्या आपने फर्श पर लुढ़कती किसी गेंद की गति का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया है। यहाँ गेंद किसी फर्श, देखिए ये आप देख रहे हैं, ये जो है वो बच्चों को देख रहा है। उसके अलावा जो घड़ियाँ होती हैं देख रहे हैं, उसी तरह से आपका ये भी है। उसके अलावा जो है घंटी का भी देखिए आगे पीछे होता रहता है, और तबला भी आवर्ती गति के उदाहरण देख सकते हैं। ठीक है, लुढ़कती है और घूर्णन करती है। ठीक है, करती हुई आगे की ओर गति करती है। इसी प्रकार गेंद रेखीय गति के साथ जो है साथ साथ घूर्णन गति करती है, गति भी करती है। क्या आप ऐसे उदाहरण बता सकते हैं जिनमें वस्तु की गति विभिन्न प्रकार की गतियों से मेल करती है। ठीक है, इस अध्याय के अंतर्गत हमने बहुत से मापन क्रियाएं किए हैं तथा कुछ प्रकार की गतियों के विषय में चर्चा की। हमने देखा कि समय के साथ स्थिति में परिवर्तन की गति कहते हैं। स्थिति में कुछ इस परिवर्तन को हम दूरी मापन द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, इससे हमें यह जानकारी मिलती है कि किसी वस्तु की कितनी धीमी अथवा तीव्र गति कर सकती है। फर्श पर घोंघे का रेंगना, तितली का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर मंडराना, नदी का प्रवाहित होना, वायुयान की वायु में ऊंचाइयाँ, उसके अलावा जो है आपका ऊंचाइयों पर उड़ना, और पृथ्वी के परितः चंद्रमा द्वारा गति करना, हमारे शरीर में रुधिर का परिसंचरण आदि सभी उदाहरण हमारे चारों ओर अनेक स्थानों पर होने वाली गतियों को दर्शाते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने मेन पॉइंट को देख लिया है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसमें सारांश को देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, तो कह रहे हैं क्या कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए परिवहन के विभिन्न साधनों का उपयोग किया जाता है। उसके अलावा जो कह रहा है क्या कि प्राचीन काल में लोग पैरों की लंबाई, उंगलियों की चौड़ाई, एक कदम की दूरी आदि का उपयोग करके मापन की मात्रक के रूप में करते थे। ठीक है, बिल्कुल पैरों से हाथों से तो करते ही थे। इससे उलझने होती तथा इसीलिए किसी एक समान मापन प्रणाली की विकसित करने की आवश्यकता होती है। देखिए, सभी के हाथे की तो लंबाई एक जैसे नहीं होगी ना, छोटी बड़ी भी हो सकती है। अब हम आप मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का उपयोग करते हैं जिसको एसआई मात्रक कहते हैं। इसे समस्त संसार में मान्यता प्राप्त है। एसआई मात्रकों की लंबाई का मात्रक जो है वो मीटर होता है। उसके अलावा सरल रेखा के अनुदिश गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। सरल रेखा के अनुदिश गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। वर्तुल गति में कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि उस वस्तु को किसी नियत बिंदु से दूरी समान रहती है। ठीक है, ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात दोहराती उसे आवर्ती
गति कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हमेशा जो जैसे आगे गई फिर आई, आगे गई फिर आई, ऐसे करके। तो इस तरह से आपका जो है वीडियो जो है वो कंप्लीट होता है। चैप्टर जो भी 7 है, गति और दूरियों की बात जो की गई है। तो आपका वीडियो देखने के लिए थैंक यू। टेक केयर।